जय हिंद। आज लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछला लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है परमाणु संरचना का। आज लेक्चर नंबर 2 होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु संख्या से। परमाणु संख्या क्या होता है? किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तभी पता चलता है कि हाँ ये तत्व है, इसका ये ये इसका परमाणु संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या को सूचित करते हैं हम लोग जेड से सूचित करते हैं। बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या बोल सकते हैं। तो दूसरा क्या है? इकाई धन आवेश। इकाई धन आवेशों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही तो परमाणु संख्या कहेंगे। परमाणु संख्या मतलब हुआ प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या इकाई धन आवेश की संख्या। तो किसी परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं यानी किसी भी तत्व की परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, जो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा उसकी व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि यही डिसाइड करता है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये अधिकार किसके पास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन पिछले रेलवे के एग्जाम में कई सारा प्रश्न से पूछा गया है। तो स्टार्ट देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो है इलेक्ट्रॉन या परमाणु का इलेक्ट्रॉन का जो है अलग किया गया। जैसे कार्बन है 2 और 4, ऑक्सीजन का 2 6, सोडियम का 2 8 1, इसी प्रकार से इसको बांटा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। परमाणु के यानी किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो इस द्रव्यमान संख्या को किससे सूचित करते हैं? बड़ी ए से सूचित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। या कह सकते हैं परमाणु संख्या जेड और न्यूट्रॉन संख्या एन, यानी कि जेड प्लस एन का जो योग होगा वह ए के बराबर होगा, अर्थात द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। अगर हमको यहाँ पर न्यूट्रॉन निकालना है एन, तो क्या होगा? ये जेड इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए माइनस जेड। या अगर हमको जेड निकालना है तो एन इधर आके माइनस हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ए में से जेड को घटा देंगे। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। तो ये भी जो लाइन है बिल्कुल सेम टू सेम आपका रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप लोग अगर सेट बनाते होंगे तो देखते होंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इस वजह से इसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन क्या होगा? न्यूट्रॉन आपका नहीं होगा। हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया आगे। कार्बन परमाणु है तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन, तो चूँकि कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है तो इसके नाभिक में 6 गो प्रोटॉन होगा, साथ ही साथ 6 न्यूट्रॉन होते हैं। जिससे अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो मेरा द्रव्यमान संख्या कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। तो परमाणु संख्या तो कार्बन का 6 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 2 से गुणा कर दीजिए, 12 हो जाएगा। तो वो 12 और ये द्रव्यमान संख्या इन दोनों को जोड़ने के बाद आपस में बराबर होगा। जैसे सोडियम का द्रव्यमान संख्या 11 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान संख्या 23 होगा। तो इसमें क्या होता है कि 11 को प्रोटॉन होता है। क्यों प्रोटॉन? क्योंकि इसका परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है, इस वजह से 11 को प्रोटॉन होगा और 12 जो होगा क्या? न्यूट्रॉन होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा मेरा कितना? 23 निकल जाएगा। इसका कंसेप्ट आप लोग अच्छा से समझ जाइए। जैसे कोई भी किसी भी तत्व का संकेत ले लीजिए, तो जो नीचे लिखा जाएगा वो हमेशा परमाणु संख्या होता है। जो हमेशा नीचे लिखा जाएगा वह परमाणु संख्या होता है। और इस संकेत के ऊपर, चाहे इस यहाँ पे हो चाहे फिर इस साइड हो, चाहे यहाँ पे लिखा गया हो या फिर इस साइड ऊपर में लिखा गया हो, तो हमेशा द्रव्यमान संख्या होता है। क्या? द्रव्यमान संख्या होता है। अगर हमको तो परमाणु संख्या अर्थात ये प्रोटॉन संख्या दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ ऊपर में, अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना होता है तो क्या करते हैं? तो इस द्रव्यमान संख्या में से इस परमाणु संख्या जो है 11 या प्रोटॉन संख्या 11 या कहिए इलेक्ट्रॉन संख्या 11 को हम लोग माइनस कर देते हैं। किसमें? 23 में से 11 को घटा देंगे तो मेरा न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान अगर हमको निकालना है कि परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास निकालना है, तो बराबर में क्या होगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस का न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी तीनों का द्रव्यमान को जोड़ देंगे तब हम लोग क्या निकलेगा? तो मेरा मान क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान निकलेगा। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है इन तीनों का योग। या फिर प्रोटॉन की संख्या, जितना भी प्रोटॉन संख्या है किसी भी तत्व का, तो उस प्रोटॉन की संख्या गुना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर प्लस कर देंगे, फिर उसका जो न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या गुना एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर प्लस कर देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यानी इतना जब हम लोग जोड़ने के बाद गुना करेंगे तब मेरा क्या निकलेगा? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गया क्या? प्रोटॉन की संख्या गुना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर न्यूट्रॉन की संख्या गुना एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन से गुना, प्लस का चिन्ह देंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर गुना में लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। लगभग में कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? लगभग में 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग में 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या है? फिर परमाणु द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या गुना 1 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुना 1। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का मान 1 होता है। तो गुना में 1 प्लस का न्यूट्रॉनों की संख्या गुना 0 कर देंगे, तो फिर क्या निकल जाएगा मेरा? परमाणु द्रव्यमान। तो ये फार्मूला है, यही बेस्ट जो है, जो एग्जाम का ट्रेंड है रेलवे का, बस इसी सब पर आप सवाल पूछता है। तो इस फार्मूला को देख लीजिए, कौन भी सवाल पूछेगा तो सब बन जाएगा। चलिए, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या होगा। अतः परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो हम ऊपर में जो बताए सूत्र है, इसके आधार पर तब बताया गया कि परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वह द्रव्यमान संख्या के लगभग में बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 12 है। उस तत्व के एक परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है, ये निकलना है हमको। तो जो किसी तत्व का परमाणु संख्या 12 होता है, तो वही तो मेरा प्रोटॉन की संख्या होता है, वही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। इस वजह से मेरा प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 को प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तत्व के प्रत्येक परमाणु की परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या क्या होगा? परमाणु संख्या निकलना होगा, जो तत्व का प्रोटॉन का संख्या होगा वही मेरा परमाणु संख्या होगा। तो मेरा परमाणु संख्या कितना निकल गया? 11। फिर करा द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन का संख्या जो न्यूट्रॉन का संख्या, यानी 11 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो द्रव्यमान संख्या 23 हो गया। और करा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाले, तो इलेक्ट्रॉन संख्या क्या निकलेगा? जो किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगा वही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, वही मेरा परमाणु संख्या होगा। कहने मतलब हुआ, ये मेरा 11 को प्रोटॉन है, यही मेरा 11 को परमाणु संख्या होगा, यही मेरा 11 को इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होगा। इस प्रकार सारा आंसर निकल गया इसका। अब हम लोग समस्थानिक के बारे में समझेंगे। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व, यानी कि कुल 118 तत्व में से कोई एक ही तत्व की परमाणु, जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो किंतु द्रव्यमान संख्याएं बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉपिज बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या समान होने के कारण क्या है? इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो प्रोटॉन की जो संख्या है वह समान है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या, देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भिन्न भिन्न होने के कारण ही इसका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। जब तक साइंस है तब तक ये जो है सेक्शन से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो क्या निकला यहाँ पे निष्कर्ष? तो इसमें प्रोटॉन संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो भिन्न भिन्न होगा, इसी वजह से इसका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के 2 समस्थानिक है। क्लोरीन 17 क्लोरीन है, क्लोरीन पावर 35 है, यहाँ 37 है। तो दोनों जगह देखिए 17 यहाँ भी 17 यहाँ भी है। तो दोनों का परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? दोनों का अलग अलग है। इस वजह से इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो भी क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। नेक्स्ट उसी प्रकार देख लीजिए अगला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में क्या है? देखिए परमाणु संख्या भी 1 है और द्रव्यमान संख्या भी इसका 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या क्या निकल जाएगा इसका? 0। ड्यूटेरियम का परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या 2 है, इसका न्यूट्रॉन संख्या 1 हो जाएगा। और ट्राइटियम का परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या 3 है, और अंतर निकल जाएगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा न्यूट्रॉन संख्या इसका। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग कार्बन का है। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। देखिए यहाँ भी परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या बिल्कुल अलग अलग है। तो अलग अलग है, इस वजह से न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा, अंतर अलग अलग हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समस्थानिक के क्या क्या गुण है। तो यहाँ से तो प्रश्न तो आना ही आना है। चलिए, पहला कह रहा है कि किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होते हैं? सदृश यानी समान होते हैं, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। इसी कारण उसके रासायनिक गुण एक जैसे, अर्थात रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इसमें समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सदृश मतलब अर्थात समान ही होगा, और रासायनिक गुण भी एक जैसा होगा। तो ये 4 बातें इसमें हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है? किसी तत्व के समस्थानिक या भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण है कि तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। तो भौतिक गुण भिन्न भिन्न, इसका मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो गया। इस वजह से इसका द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। द्रव्यमान संख्या और घनत्व हो गया, और अन्य भौतिक गुण में सब में क्या होगा? अलग अलग होगा सब इसका। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है। प्राकृतिक क्लोरीन गैस के नमूने में 2 समस्थानिक है, 75% ये क्लोरीन है,
अब 25% जो दूसरा वाला है, इसकी समस्थानिक दो समस्थानिक है, ये पहला 75% है, दूसरा 25% है। तो क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान निकालना है हमको। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो होगा क्या होगा? देखिए, इसका क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35 है, तो 35 का 75% प्लस का इसका द्रव्यमान संख्या 37 है, तो 37 का 25%। बस यहाँ पे निकालने के बाद इसका आंसर आ गया 35.5। देखिए, इस टाइप का प्रश्न जो है पूछा जाता है रेलवे एग्जाम में। दूसरा इसी पर देख लीजिए, अगला सवाल है, कह रहा है कि ब्रोमीन के एक नमूने में समस्थानिक, उसके समस्थानिक एक गो है जो है ब्रोमीन का, ये वाला आपको ये वाला ब्रोमीन जो है इसका द्रव्यमान संख्या 79 है, इसका कह रहा 49.7% है। और दूसरा जो समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 81 है, इसका कह रहा है कि 50.3% है। तो कह रहा है क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान की गणना करना है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? पहला वाला का द्रव्यमान 79 है, 79 का 49.7% गुना हो गया, प्लस का दूसरा वाला का द्रव्यमान कितना है? 81, 81 का 50.3%, इसका निकाल लीजिए। बस यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 80.006 निकल जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। इससे पहला है इसका यूरेनियम के एक समस्थानिक जिसका द्रव्यमान संख्या 235 है, इसका उपयोग परमाणु भट्टी यानी एटॉमिक रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाएगा। किस रूप में? ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाएगा। कौन सा समस्थानिक का? 235 वाला का। दूसरा है कैंसर का उपचार करने के लिए, ठीक करने के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या, कोबाल्ट के समस्थानिक अर्थात द्रव्यमान संख्या 60 की बात कर रहा है कोबाल्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है घेगा रोग। घेगा रोग जो होता है, जो गले में होता है, जो आयोडीन की कमी से होता है, इसको ठीक करने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है कार्बन के समस्थानिक सी जो 14 विधि है, इसका उपयोग क्या करते हैं? जीवाश्मों की उम्र यानी कि कौन कितना पुराना वस्तु है उसकी उम्र जानने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। संभारिक यानी आइसोबार्स। वैसे तत्व को संभारिक यानी आइसोबार कहा जाता है जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा इसका? बिल्कुल परमाणु संख्या इसका भिन्न भिन्न अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, ये आर्गन है, ये आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का 19 परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम का 20 होता है परमाणु संख्या। लेकिन देखिए कैल्शियम का जो है द्रव्यमान संख्या 40, पोटेशियम का भी द्रव्यमान संख्या 40 होता है, और आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या 40 होता है। तो द्रव्यमान संख्या सबका सेम है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या सबका अलग है। जब अलग है परमाणु संख्या, तो यहाँ से क्या साबित हो गया बताइए? तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि जो है आपका यहाँ पे परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो गया। समभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, लेकिन उनके नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान होता है। देखिए दोनों का योग समान होगा, लेकिन क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगा? समान होगा। और अगर इन दोनों का योग किया जाए तब समान होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दोनों अलग अलग होगा तो उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 14 है, तो अंतर कितना हो जाएगा इसका? 8 क्या निकला इसका? न्यूट्रॉन निकला। उसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान संख्या 15 है, अंतर निकालेंगे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हम लोग संयोजकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्वों की संयोजकता वैलेंसी उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा यानी सबसे बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। तो इस सब लाइन से भी पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, खासकर रेलवे में। चलिए इस पर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। अक्रिय गैसों को छोड़ दिया जाए, अगर अक्रिय गैस जो होगा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 18 में, जिसको शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, तो वहाँ है ये अक्रिय गैस। तो सारा का सारा जो है गैस है वो दाईं ओर है। तो अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए तो सभी तत्वों के परमाणु की बाह्यतम सबसे बारीक कक्षा में 1 से लेकर कितना? 1 से लेकर जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैसों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से एक अक्रिय गैस है हीलियम के सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके परमाणु संख्या 2 ही होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी बाहरी कक्षा में 8 नहीं होते हैं। अक्रिय गैसें अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस की कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है, अर्थात ये पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। इस वजह से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं लेते हैं। कई बार प्रश्न इस सबसे पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। उनकी संयोजकता शक्ति या संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इनके परमाणु की जो बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। किसका? तो अक्रिय गैस के बारे में बताया गया कि अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, और ये किस नियम का पालन करता है? अष्टक का नियम का पालन करता है। चलिए आगे चलते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में
1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वे अपने निकटस्थ यानी कि नज़दीकी अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन करते हैं। इसके लिए 3 प्रकार का है, क्या कैसे कैसे क्या करता है। तो इसमें चलिए पहला है आपका 1 नंबर में है, किसी दूसरे परमाणु को अपना 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करके। दूसरा है 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके। पहला है त्याग करके, और दूसरा में क्या है, 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या प्राप्त करके। और तीसरा है इसका पॉइंट कि 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके। इन तीनों रूल का पालन करते हुए कोई भी तत्व अष्टक नियम का पालन अर्थात अक्रिय गैस इसका अस्थायी बन जाता है। चलिए आगे है, अतः किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या साझा करता है उसी को हम लोग उस तत्व का क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको वैलेंसी। कितना बैलेंस किया है। वैसे तत्व आगे कर लेते हैं। वैसे तत्वों के परमाणु जिनकी सबसे बाहरी कक्षा की बात कर रहा है, बाहरी कक्षा 1 हो या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो अपेक्षा है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है। तो क्या होती है, प्रश्न क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है की अपेक्षा, उसकी अपेक्षा जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। कहने मतलब वो होगा कि अगर किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ग्रहण करने के बजाय क्या करेगा, वह तत्व उतना को त्याग देगा। क्या करेगा, उतना को त्याग देगा। यहाँ पे वैसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे हम लोग, तो संयोजकता बराबर होता है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगा। अगर किसी भी तत्व के परमाणु जिनकी बाहरी कक्षा में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात अष्टक का नियम प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और वह अष्टक का नियम का पालन करके वह तत्व अस्थायी बन जाएगा। वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन 5 या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो उसकी संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 8 यानी कि सबसे बाहरी कक्षा कितना होता है, 8 होता है। तो 8 में से जो भी बाहर में उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो उस तत्व की संयोजकता हमें निकल जाएगी। आवर्त सारणी में बाईं ओर की जो रखा गया है तो धातु को बायां ओर रखा गया है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है दाईं की अपेक्षा। तो धातु को बाईं ओर रखा गया और अधातु को दाईं ओर रखा गया है। तो दाईं ओर का धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बाईं ओर का धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जैसे यहाँ पे सोडियम क्या है, उस पर पावर एगो धन आयन है, एगो प्लस चिन्ह, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा। मैग्नीशियम पर 2 है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या हुआ है, अष्टक का नियम का पालन किया अर्थात ये अक्रिय गैस एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है जो कि यह निकट अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार